सासू माँ, देवर जी की शादी में आप यही साड़ी पहनना, ये खास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बड़ी बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी शादी में 4 महीने बाकी हैं, तो तू अभी से इन सब तैयारियों में क्यों लग गई? सासू माँ, आप देखना, ये टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। दोनों देवरानी जेठानी ने बड़े ही अच्छे ढंग से सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। एक रोज बड़ी बहू नीलम अपनी देवरानी से, आंचल, आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, बहुत थकान महसूस हो रही है, क्या आज का लंच तुम अकेले बना लोगी? हाँ दीदी, आप बेफिक्र रहिए और आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। वो दोनों देवरानी जेठानी बड़े ही प्यार से रहती थी और हर काम को मिल बांट कर लेती थी। उनके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। दीदी, ये लीजिए आपका खाना, कुछ खा लीजिए। अरे, तू मुझे बाहर ही बुला लेती। नहीं बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू यहीं आराम कर। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। लेकिन माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। इसीलिए तो डॉक्टर को बुलाया है। तभी अचानक से आंचल का जी मचलने लगता है और वो भागते हुए बाथरूम में चली जाती है और उल्टियां करने लगती है। हे भगवान, ये दोनों बहुओं को अचानक से क्या हो गया? तभी डॉक्टर आता है और दोनों का चेकअप करता है तो पता चलता है कि दोनों बहुएं गर्भवती हैं। ये बात सुन सभी बहुत खुश थे। विमला ने अपने दोनों बेटों को भी फोन कर ये खुशखबरी दे दी। अगले ही दिन दोनों भाई अपने घर की ओर निकल गए। रास्ते में दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए घर लौट रहे थे। अरे नितिन, ये देख, मैंने तो बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने भी ले लिए। भैया, अभी उनको आने में 8 महीने बाकी हैं। हाँ तो क्या हुआ, तब तक और भी खिलौने ले आएंगे। अच्छा भैया, 5 मिनट के लिए बस यहीं रुको, मैं जरा जाकर पानी की बोतल ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। विवेक बस में बैठा हुआ होता है कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार बस आती है और उस खड़ी बस को जोरदार मार देती है, जिससे बस में बैठे सभी सवारियों की मौत हो जाती है। नितिन ये बात घर आकर सबको बताता है। जैसे ये बात घर वालों को पता चली, वो सभी रोने लगे और रोते रोते नेहा कहने लगी, ये सब कुछ भाभी और इनके बच्चे की वजह से हुआ है, ये दोनों ही मनहूस है। सही कहा बेटी, आज इस मनहूस के कारण मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया। ऐसा मत कहो, ये बच्चा मेरे विवेक जी की निशानी है और अब यही मेरे जीने का सहारा है। ये कहकर बड़ी बहू जोर जोर से रोने लगी। उधर पुलिस को विवेक का आधा अधूरा शरीर ही मिल पाया था, जिसका उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। विवेक की मौत को अब 4 महीने बीत चुके थे। इसके साथ ही दोनों बहुओं की गर्भावस्था के महीने भी बढ़ रहे थे। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, आज तो तुझे चेकअप के लिए जाना था ना? हाँ माँ, वो बस दीदी आती ही होगी, फिर हम दोनों साथ चले जाएंगे। आज उनका भी तो चेकअप होना है ना। ओफो, उस मनहूस का साया भी तुझ पर नहीं पड़ना चाहिए, फिर तू क्यों उसके साथ रहती है? माँ, विवेक भैया की मौत आ रही थी इसलिए वो चले गए, लेकिन इस बारे में दीदी या उनके होने वाले बच्चे को कुछ भी कहना सही नहीं है। भाभी, आप इस बारे में माँ को कुछ मत सिखाइए। तभी वहां बड़ी बहू आ जाती है। नेहा, इन सब मामलों में तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका ये मनहूस बच्चा मेरे भैया को खा गया और आप चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं? नेहा, ये कैसे बात कर रही हो अपनी बड़ी भाभी से? छोटी भाभी, सिर्फ आपकी वजह से ही हमने इन्हें इस घर में रखा हुआ है, नहीं तो हम इन्हें कब का बाहर कर देते। चल नेहा यहाँ से, इन दोनों को तो कोई बात समझ ही नहीं आती। दीदी, आप इन सब बातों को दिल पर मत लेना, होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। चलो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी डॉक्टर के पास चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और दोनों बहुओं का 9वां महीना शुरू हो जाता है। विमला देवी अपनी छोटी सुहागन बहू की गोद भराई बहुत ही अच्छे से करवाती है। माँ जी, मेरी गोद भराई तो हो गई, लेकिन दीदी की? विधवाओं को ये सब हक नहीं होता। उसकी जिंदगी के रंग उसकी पति की मौत के साथ ही चले जाते हैं। दूर खड़ी विधवा बहू ये सब देख सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद विधवा बहू को डिलीवरी पेन शुरू हो गया। सब उसे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचकर छोटी बहू को भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया और उन दोनों ने बड़े ही सुंदर बच्चों को जन्म दिया। विधवा बहू ने जहां बेटे को, तो वहीं सुहागिन बहू ने बेटी को जन्म दिया। बड़ी बहू के बेटे की शक्ल बिल्कुल अपने पिता विवेक की तरह थी, जिसे देख सभी भावुक हो गए और विमला ने अपने पोते को रोते हुए गले लगा लिया। मेरा विवेक, मेरा
मेरा छोटा विवेक, मेरे बच्चे की आखिरी निशानी। बच्चा अपनी दादी को देख मुस्कुराने लगा। उसे देख विमला भी पिघल गई और अपनी बड़ी बहू से कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दे। इस बच्चे को गोद में लेते ही मुझे मेरे विवेक का एहसास हो रहा है। ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि मेरा विवेक है जो लौट आया है। अब तक मैंने तेरे साथ जो भी सलूक किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो माँ जी, मैं जानती हूँ वो सब आप नहीं बल्कि आपका दुख बोल रहा था। अब हमारा विवेक फिर से हमारे पास आ गया है। सही कहा बहू। 2 दिन बाद दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर आती हैं, जहां विमला अपने दोनों बच्चों की आरती बड़े ही प्यार से उतारती है और खुशी खुशी दोनों का स्वागत करती है।